सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। थर्ड ईयर का कोड है BHIE 145 जो हिस्ट्री का कोड है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पे हमने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर लिंक से विजिट कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो फ्रांस में 1848 से लेकर 70 के बीच औद्योगिक के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रांस में 1848 से लेकर 70 के बीच औद्योगिक क्रांति के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रांस में गंभीरता के रूप में देखा जाए, फ्रांस जो कि आपके बोल सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि बोल सकते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो इसके तहत हम ये देखेंगे कि आपका बोल सकते हो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन जो कि आपका देखा जाता है 1789 में ये होता है। तो इसके तहत उसके बाद हम बात कर लेते हैं, फ्रांस में गंभीर मंदी आ गई थी। मंदी का मतलब होता है कि उसका इकोनॉमिकल सिस्टम है ना, डाउन हो गया था। ठीक है, 1848 में क्रांतिकारियों ने लगभग, बात कर ली जाए 1848 से लेकर 1850 के आसपास, देखने को मिलता है कि अब फ्रांस में सोने की उपलब्धता होने लगी थी। सोने की उपलब्धता यानी कि बोल सकते हो ये गोल्डन गोल्डन। ठीक है, फ्रांस में रेलवे का विकास लगभग हो चुका। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखने को मिला कि 1860 में उसके आसपास रेलवे का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था फ्रांस में। इसलिए रेलवे के तीव्रता के कारण फ्रांस में कपड़ा, कोयला आदि क्षेत्रों में पूंजी व्यवस्था का स्वरूप आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। ठीक है, रेलवे के विकास से क्या हुआ कि फ्रांस में अब धीरे धीरे कपड़ा, कोयला और आपके आदि क्षेत्रों के रूप में पूंजी व्यवस्था का विस्तार देखने को मिला था। ठीक है, दल अब उसके बाद आपका जल शक्ति के संबंधित व्यवस्था में अब यहाँ पे क्या किया गया, जिस तरीके से डैम बनाया जाता है ना, यानी कि नदियों के ऊपर डैम बनाया जाता है कि भाई बिजली उत्पन्न किया जाए, तो फ्रांस में इस तरीके का कार्य धीरे धीरे अब होने लगा था। ठीक है, जिसके कारण देखने को मिला कि फ्रांस में जो कि लकड़ियों और कोयले की अपेक्षा लोहे, और उसके बोल सकते हो लोहे के आधार पर यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाने लगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि हर एक वस्तु हो जाता था, यानी कि जो बोल सकते हैं कि जैसे कि टेबल हो गया, ठीक है, या फिर दरवाजे हो गए, या फिर बोल सकते खिड़की वगैरह हो गया, पहले लकड़ियों वगैरह का होता था। तो अब इसमें क्या क्या परिवर्तन आने लगा, धीरे धीरे क्या है, लोहे का स्वरूप धारण करते हुए यहाँ पे परिवर्तन होने लगा। ठीक है, अब उसके बाद 1852 में राष्ट्रीय उत्पादन में कोयले का लगभग आपका देखने को मिलता है कि आपका 5 लाख मीट्रिक टन आंकड़ा का रूप में यहाँ पे क्या है, कोयले उत्पादित किए जाने लगे। 5 लाख मीट्रिक टन के रूप में यहाँ पे क्या है कि कोयले उत्पादित किए जाने लगे। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कोयले का, तो यहाँ पे 5 लाख की अपेक्षा नहीं, 5 लाख ना होके यहाँ पे 50 लाख था, 50 लाख। ठीक है, सुनने की बात कर लीजिए तो यहाँ पे 50 लाख है। ठीक है, 5 लाख ना होके यहाँ पे 50 लाख की बात की जा रहा है कि मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन फ्रांस में होने लगा। खदानों से कोयले का उत्पादन जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ता गया और 1 करोड़ के मीट्रिक टन के रूप में आगे बढ़ गया। जो 50 लाख था धीरे धीरे इसमें दोगुना हो गया था। उसके बाद लूथल से लेके 1 करोड़ 64 लाख की मीट्रिक टन के रूप में आपका देखने को मिला कि अब व्यापार के रूप में आगे बढ़ाया जाने लगा था। ठीक है, उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि आपका ये 50 लाख से लेके 1 करोड़ के रूप में हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये आपका पूरे क्षेत्रों में इस कोयले के खदानों के रूप में कोयले पहुंचाने का कार्यक्रम यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हो गया था। उसके बाद 1869 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन की बढ़ोतरी यहाँ पे धीरे से हो गई और आपका देखने को मिला कि 13 लाख कुल राष्ट्रीय उत्पादन यहाँ पे आगे बढ़ता गया। उसके तत्पश्चात ये धीरे धीरे लो अयस्क और इसमें तेजी आई और फ्रांस में इस्पात के लिए आपका बोल सकते हो बेसेमर प्रौद्योगिकी व्यवस्था का स्वरूप आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब ये जितने भी आपके देखे जाते हैं इस्पात उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस्पात उत्पादन
लगभग आपका बोल सकते हो 10 लाख टन के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाने लगा। फ्रांस में इसी प्रगति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो फ्रांस औद्योगिक व्यवस्था के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगा। ठीक है। तत्पश्चात फ्रांस में यहाँ पर आपका अलग 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 रूप में यहाँ पे फ्रांस ने अपने आप को लघु उद्योग आप बोल सकते हो, उसके बाद कमेंट्री और आपके बोल सकते हो फॉरेंस व्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात ये देखने को मिलता है कि 1860 के दशक में 1860 से लेके 1870 के टाइम पीरियड में इसने सूती कपड़ा उद्योग में भी दो जिलों में इसने अपने आप को आगे बढ़ा दिया था। आपका बोल सकते हो कि नारमेंडी नारमेंडी और लिल्लन जो दो जिले हैं, ये आपके इन दो जिलों में आपका देखने को मिला कि सूती कपड़े का विस्तार, यहाँ पे सूती व्यवस्था जो सूती कपड़े का उद्योग यहाँ पे फ्रांस में स्थापित कर दिया गया। फ्रांस में अब धीरे धीरे ऊर्जा और मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। अब इन मशीनों के माध्यम से क्या है, धीरे धीरे और ज्यादा उपयोगिता के रूप में अपने आप में ये विकसित होने लगे। भाई जो अब जाहिर सी बात है, जो मजदूरी के रूप में यानी कि जो मजदूर अपने हाथों से मजदूरी करके अपने मशीनों को या फिर किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, अगर वही अगर कार्य अगर मशीन करने लगे तो उसमें तेजी आएगी ना। तो इसी व्यवस्था के कारण क्या है, फ्रांस व्यवस्था में धीरे धीरे अब तेजी आने लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, तो उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि फ्रांस है पूर्ण रूप से अपने आप को विकसित करने की अवस्था में धीरे धीरे और ज्यादा आपके आगे बढ़ने लगा। तत्पश्चात हमें ये भी देखने को मिलता है कि फ्रांस इस व्यवस्था के रूप में अपने विकास को और ज्यादा तेजी करने के लिए वो अपने औद्योगिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने लगा। और यही कारण था कि फ्रांस में जो आपका औद्योगिक व्यवस्था का जो स्वरूप है 1960 से लेकर 1970 के दशक में वो और उसमें तेजी और या फिर बोल सकते हो उबाल आया, जिसके कारण हमारा जो फ्रांस है पूर्ण रूप से अपने आप को अपनी स्वतंत्रता के रूप में विकसित हो जाने के कारण उसकी व्यवस्था का उसकी जो स्वरूप है पूरे विश्व में यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद आपके बात कर लेते हैं नेपोलियन के विचारों के रूप में। यहाँ पे देखा जाता है कि सेंट सिमोनियम सिमोनियम द्वारा यहाँ पे विकास बढ़ाया गया था। किसके? फ्रांस में सेंट सिमोनियम द्वारा यहाँ पे विकास किया गया था। जैसे कि राष्ट्रीय ऋण के रूप में देखा जाए, राष्ट्रीय बैंक के रूप में देखा जाए तो मोब्रियल जो आदि यहाँ पे जो बैंक या फिर कंपनीज वगैरह थी वहाँ पे फ्रांस में अब स्थापित किए जाने लगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रांस जो है, फ्रांस राज्य है अपने कार्य व्यवस्था में अग्रसर होते हुए अपने आप को मुक्त व्यापार के रूप में विकसित कर चुका था, जिसके कारण ये है कि आपका यहाँ पे फ्रांस औद्योगिक व्यवस्था है पूर्ण रूप से 1960 के दशक में और 1970 के दशक के बीच में फ्रांस व्यवस्था का जो औद्योगिक व्यवस्था है उसका जो विस्तार है विकसित रूप में देखने को मिला या फिर विकास के रूप में देखने को मिला था। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम इसे समराइज करते हुए समरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि जो फ्रांस, ठीक है, तो हम इसे समराइज के रूप में देख लेते हैं। तो फ्रांस में क्या हुआ कि 1960 1948 से लेकर 1970 तक है ना पूर्ण रूप से फ्रांस का विकास हो चुका था। औद्योगिकरण का मतलब होता है विकसित हो गया। भाई उद्योग लगने लगे, कंपनी लगने लगे, कंपनियों का विस्तार होने लगा, कोयले बड़े पैमाने पे उत्पादित किए जाने लगे। कोयले का खदान में जो आपका देखने को मिला कि 50 लाख टन का यहाँ पे बोल सकते हो मीट्रियन टन के रूप में यहाँ पर आपका देखने को मिला कि कोयले का निर्माण होने लगा या फिर कोयले का निर्यात किया जाने लगा। ठीक है। अब उसके बाद देखने को मिला कि पूरे फ्रांस में इन कोयले की पूर्ति किए जाने लगी। पूर्ति का मतलब होता है कि फ्रांस के लोगों के जो कोयले की जरूरत थी ना उसको पूरा किया जाने लगा। ठीक है। धीरे धीरे फ्रांस अपने कपड़े, अपने बोल सकते हो व्यवसायिक व्यवस्था, अपने बोल सकते हो कोयले क्षेत्र व्यवस्था और पूंजी व्यवस्था में आगे बढ़ने लगा। जिस तरीके से रेलवे का यहाँ पे तीव्रता विकास हुआ ना उसके विकास के कारण यहाँ पे क्या है, औद्योगिक व्यवस्था का विकास देखने को मिला। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यवस्था या फिर बोल सकते हो पूरे क्षेत्र में अगर बोल सकते हो कि व्यापारिक रूप में अगर वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना तो वो सबसे ज्यादा सस्ता आपका रेलवे का स्थिति देखने को मिल रहा था। तो इसी व्यवस्था के कारण जो रेलवे की स्थिति है फ्रांस में विकास होने के कारण उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांस में हमारा पूर्ण रूप से देखने को मिला कि उसका जो विस्तार है अत्यधिक रूप में होता गया। और यही कारण था कि फ्रांस में औद्योगिक विस्तार हमें
1848 से लेके 1870 तक देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? हमारा अगला क्वेश्चन है, गठबंधन प्रणाली के विफल होने के उत्तरा उत्तरदायी कुछ कारणों का व्याख्या कीजिए। देखो, गठबंधन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ क्या कर रहे हो, मित्रता कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़ रहे हो, तो वो आपका गठबंधन कहलाता है। जैसे कि हम किसी भी कारणवश हम दूसरे के साथ जुड़ के अपना विकास करते हैं, या फिर बोल सकते हो कि अपना मतलब विकास की स्थिति में आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारा गठबंधन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या है कि यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में कि गठबंधन प्रणाली के विफल होने के क्या कारण थे। तो पहली बात तो यह है कि महाशक्तियों के बीच जो है आपसी मतभेद, आपसी मतभेद का मतलब होता है या फिर आपसी टकराव, यानी कि जो महाशक्तियां थी ना, उनके बीच क्या आपसी टकराव था, मतभेद था। मतभेद का मतलब है कि भाई नहीं, मैं तो शासन करूंगा, फिर वो कह रहा था भाई मैं शासन करूंगा, फिर मैं कह रहा हूँ मैं शासन करूंगा। यही होता है मतभेद, यानी कि अपनी अपनी बातों को रखकर सही ठहराना, ये मतभेद कहलाता है। देखा जाए तो हमारा उत्तरदायी के रूप में देखा जाए, जो महाशक्तियां थी, आपका पूर्ण रूप से आपका बोल सकते हो कि सोवियत संघ, आपका बोल सकते हो कि अलग अलग जिस तरीके से यहाँ पे अमेरिका हुआ, यूरोप यूरोप हुआ, या फिर बोल सकते हो जो अलग अलग जो देश थे, जिनके रूप में शक्तियों का स्वरूप देखने को मिला, तो उन शक्तियों के रूप में यहाँ पे देखने को मिला कि 1848 के तत्पश्चात जो राजनीतिक आंदोलन हुए, उन राजनीतिक आंदोलन के रूप में महाशक्तियों का स्वरूप देखने को मिला, उनके हित और उनके चाहत देखने को मिली, और क्रांतिकारियों ने इसके व्यापक स्वरूप को देखने को मिला, जिसके कारण एक दूसरे के रूप में अपने आप को विकसित करना या फिर अपने आप को सही ठहराना ही इनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। इसी के रूप में हमें देखने को मिला कि महाशक्तियों के बीच आपसी मतभेद की स्थिति देखने को मिली, जिसके कारण गठबंधन प्रणाली का जो विफल होना लाजमी था। गठबंधन का मतलब ही होता है कि दूसरे के साथ जुड़ के, दूसरे के साथ मित्रता करके अपने आप को विकसित करना। तो यहाँ पे टकराव हो गया, तो जाहिर सी बात है भाई, हम दूसरे के साथ जुड़ेंगे कैसे कि वो टकराव हो गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है उदारवाद और राष्ट्रवाद का प्रभाव। देखा जाता है कि उदारवाद उदारवाद क्या कर रहा था, दूसरे के प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना रख रहा था, ठीक है, और दूसरे के प्रति क्या रहा था, उसे आजादी दे रहा था, उसे छूट दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उदारवाद है ना, राष्ट्रवाद पर प्रभाव कर दिया, यानी कि प्रभावित कर दिया। यानी कि हम अपने राष्ट्र को नहीं सोच रहे, अपने देश के विकास के बारे में नहीं सोच रहे, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप के विकास के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, यूरोप में उदारवाद का जो विस्तार है पूर्ण रूप से और ज्यादा विकसित हुआ। इसलिए यहाँ पे देखने को मिला कि जो इसकी प्रणाली है, इसके खिलाफ विरोध करने लगी। किसके? यूरोप की जो प्रणाली थी उदारवाद की, वो आपका विरोध करने लगी। उसके तत्पश्चात यहाँ पे गठबंधन व्यवस्था है पूर्ण रूप से विफल होने लगा। विफल मतलब फेल होने लगा। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हमारा आ जाता है राजतंत्र की बढ़ती मांग। यानी कि राजतंत्र होना चाहिए, यानी कि भाई मेरा राज होना चाहिए, भाई मेरा जो भी है बस मैं उस पर राज करूं। ये आपका राजतंत्र था। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी चाहते थे कि भाई पूरे विश्व स्तर पर मेरा राज हो, एक दूसरे देश पर मेरा राज हो, हमारा संविधान लागू हो, हमारा कानून, हमारी जनता हमारे अनुसार शासन किया जाए, हमारे अनुसार ही स्वतंत्रता दी जाए, है ना, हमारे अनुसार ही अधिकार प्रदान किया जाए। ये आपका राजतंत्र की जो भावना थी, जिसके कारण क्या है भाई, हम एक दूसरे के बीच गठबंधन करने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि आपका देखने को मिला कि भाई सभी राज्य या फिर सभी देश अपना अपना राज करना चाहते थे दूसरे एक दूसरे पे। तो जाहिर सी बात है, इस स्थिति में क्या हुआ कि सभी देश अपने आप में अपने आप की विकसित कर रहे थे, ना कि गठबंधन के तौर पे। तो गठबंधन का विफल होने का एक कारण ये भी था, राजतंत्र की मांग का बढ़ना। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गणतंत्रतावाद की मांग। यानी कि गणतंत्रतावाद की मांग, जो गठबंधन प्रणाली है इसकी असफलता का कारण है गणतंत्रतावाद की मांग। यानी कि भाई हमारा हम स्वतंत्र रहे, हम पर किसी भी प्रकार का मतलब बोल सकते हो कि अधिकार ना हो। अब जैसे कि मान लिया जाए कि कोई मेरा मित्र है, अब मेरा मित्र है तो जाहिर सी बात है मैं उसके रूप में बंधा हूँ, अगर वो कोई काम बोल देगा तो मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है। अब गणतंत्र हूँ, यानी कि खुद में स्वयं मतलब स्वयं में क्या है कि स्वतंत्र हूँ भाई, मैं किसी पर अधिकारित नहीं है, मैं किसी की बात नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी पे मतलब आश्रित नहीं हूँ, ना किसी पर निर्भर हूँ। ठीक है।
तो इस स्थिति में क्या हुआ कि यह आपका गठबंधन का विफल होने का एक महत्वपूर्ण आपका गणतंत्रता की मांग था, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पे हम किसी के अंदर वर्क ना करके, किसी के साथ वर्क ना करके, खुद के साथ खुद का विकास करने को आगे बढ़े। तो ये था आपका गणतंत्र की मांग। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है समतावाद। समतावाद जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से अपनी क्षमताओं के अनुसार गठबंधन करने का प्रयास किया, तो वो कहीं ना कहीं कठोर नहीं था। अब मान लीजिए कि हम एक यूनिटी बनाए। अब मान लो कि एक क्रिकेट आप देखते होगे, तो आपने देखा कि एक बोल सकते कैप्टन बनाया जाता है, कप्तान जिसे बोलते हैं कैप्टन। कैप्टन क्यों होता है? पूरे एक टीम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके सभी को मतलब कंट्रोल एंगल क्या करता है? वो पॉजिटिव एंगल में कंट्रोल करता है, सभी की राय भी सुनता है, सभी के अनुसार वो देखता भी है, सबके अनुसार परखता भी है। तत्पश्चात वो क्या है कि अपने टीम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो जो समतावाद जो है पूर्ण रूप से ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो पूर्ण रूप से जितने भी देश थे, वो मतलब इतने सक्षम नहीं थे कि वो सभी को एकजुट कर सके, एकजुट के साथ वो आगे बढ़ सके। तो ये आपका बोल सकते हो कि गठबंधन का विफल होने का एकमात्र और भी कारण था। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा अगला ये क्वेश्चन जो आता है आपके पॉइंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिस्मार्कवाद। बिस्मार्कवाद अवधारणा के रूप में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। पूर्ण रूप से देखा जाएगा कि ये आपका क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य का विरुद्ध जो है आपका प्रसा की जो जीत देखने को मिली, प्रसा जो क्षेत्र था उसकी जो जीत देखने को मिली 1871 में, इसके वैदिक राजपूती रूप में देखने को मिला या फिर राजनीति रूप में, राजनीति व्यवस्था के रूप में देखने को मिला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके स्थापना की, बात कर लेते हैं इसके जो विस्तार की बात कर लेते हैं। तो आपका जर्मनी में राष्ट्र और राष्ट्र की जो स्थापना है विदेशी नीतियों और प्रसा में जो सैन्यवाद का सहारा इसके द्वारा लिया गया, तब जाके बिस्मार्क के द्वारा नीति व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पे? आपका जर्मनी में 1865 में, 1865 में आपका 1863 में, यानी कि 1863 में प्रसा का जो मंत्री अध्यक्ष बनने के योग्य बना, और आपका 1871 में यहाँ पे शाही चांसलर के द्वारा यहाँ पे जो आपका बिस्मार्क प्रसा के द्वारा सैन्य व्यवस्था पर विस्तार किया था। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, तो जो प्रसा था बिस्मार्क ने उसमें वहां पे अपना अस्तित्व स्थापित किया, वहां पे अपने अनुसार उदारवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया, वहां पे उसने अपने अनुसार आधिकारिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया। ठीक है, वहां पे अपने अनुसार जो है राजगद्दी पर अपने बेटे को वहां पे स्थापित कर दिया। ठीक है, बिस्मार्क ने। उसके तत्पश्चात यहाँ पे क्या है, उसका जो राजतंत्र है, यानी कि राज बोल सकते बिस्मार्क का जो बेटा है वो राजतंत्र के रूप में आगे बढ़ने लगा, और धीरे धीरे वो क्या हुआ, निरंकुश होने लगा। अब ये निरंकुश क्या है? निरंकुश का मतलब ये है कि जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार हम दूसरे पर शासन करें, दूसरे के अधिकारों को छीन ले, वो निरंकुश कहलाता है। चुनाव की बात कर ली जाए तो बिस्मार्क जर्मन का नेता चुना गया था। प्रसा के जो प्रधानमंत्री पद पर आते ही उसने बजट को संसद की स्वीकृति नहीं दी, और उसके बाद देखने को मिला कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में प्रसा की जीत हुई, और प्रसा द्वारा बिस्मार्क का बजट जो रहित शासन व्यवस्था का मंजूरी दे दिया गया था। यानी कि जब प्रसा और आपका ऑस्ट्रिया के बीच जब युद्ध हुआ ना, तो प्रसा यहाँ पे जीत गया। बिस्मार्क इसमें क्या हुआ कि उसने शासन व्यवस्था का नियुक्ति कर दिया। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि बिस्मार्क और उदारवाद जो है आलोचक के बीच बात कर ली जाए, तो यहाँ पे है बिस्मार्क और उदारवाद का आलोचक के रूप में जाना जाता है। उदारवाद को बिस्मार्क नहीं मानता था। ठीक है, 1871 में राष्ट्रवादी संसद व्यवस्था का जो गठन यहाँ पे किया गया, और लोकतांत्रिक ढांचा के अनुसार यहाँ पे विधायिका और सरकार का नियंत्रण महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। राष्ट्रीय संसद की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चल रहा था ना, विधानसभा का नियंत्रण कार्य नहीं कर सका, और आपका देखा जाता है कि विस्तारित रूप में देखने को मिलता है कि 1866 में, यानी कि 1866 में बिस्मार्क के
फार्मूला पर आधारित जो रणनीति अपनाई गई थी, उस रणनीति के कारण क्या है, धनी वर्ग का जो संवैधानिक सरकार था, वो पूर्ण रूप से उदारवादी विचारधारा के रूप में था। लेकिन इस रूप में आपका बिस्मार्क है ना, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता हुआ नजर आया था। ठीक है। अब बिस्मार्क द्वारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था, रूढ़ी व्यवस्था जैसे कि बोल सकते हो कि छोटी जाति उच्च जाति, ये उसके रूप में आपका प्रशासन व्यवस्था के रूप में उसे आगे बढ़ाया गया था। साम्राज्य विस्तार के रूप में यहाँ पे नीति को पीछे ना करके जर्मन उद्योग को आगे बढ़ाते हुए महत्व दिया गया, और आपका बोल सकते हो राजनीति सुधार करते हुए यहाँ पे आंदोलन, और तो बोल सकते हो कि ध्यान रूप में यहाँ पे विदेशी सत्ता को बरकरार करने का प्रयास किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। और कहाँ पे, जर्मन और प्रशा के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे जर्मन के द्वारा आपका देखने को मिला कि अब यहाँ पे नक्सलवादी व्यवस्था का जो स्वरूप है, वो आपका फांसीवाद के रूप में यहाँ पे आगे बढ़ाया। जर्मन में जो नक्सलवादी व्यवस्था हो रहा था, वो बिस्मार्क के द्वारा उनकी जो भावनाएं थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया। नेवी लीग और आपका बोल सकते हो नेवी लीग और कॉलोनियन लीग ने यहाँ पे पैन जर्मन आदि को आगे बढ़ाया। तब जाके बिस्मार्क की जो स्थिति है ना, बिस्मार्कवाद जो आपका देखने को मिला कि वो पूर्ण रूप से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी स्थिति में और ज्यादा विकसित हो गया था। तो इसी व्यवस्था के कारण यहाँ पे है, बिस्मार्क का जो स्थिति है जाति व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा और रूढ़िवादी के रूप में बिस्मार्क को जाना गया। तो समराइज के एंगल में इसका आंसर की बात कर ली जाए, तो बिस्मार्क जो था ना, वो अपने विचारधारा को महत्वपूर्ण रूप से विकसित करने की स्थिति में आगे देखने को मिला। 1863 में प्रसा में जो आपका देखने को मिला कि मंत्री अध्यक्ष के रूप में ये चुना गया। तत्पश्चात अपने बेटे को ये आपका देखने को मिला पद पर विराजमान कर दिया। उसके बेटे के द्वारा देखने को मिला कि यहाँ पे निरंकुश व्यवस्था का स्थिति देखने को मिला। तत्पश्चात आपका देखने को मिला, तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि बिस्मार्क का जो उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण रूप से देखा जाता है कि जो बिस्मार्क है, रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के रूप में वो अपनी नीति व्यवस्था को अपनाए हुए आगे बढ़ रहा था। इसी को बिस्मार्कवाद का स्वरूप देखा जाता है, यानी कि बिस्मार्कवाद की व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि जर्मन और साम्राज्य में यहाँ पे है औद्योगिक व्यवस्था के रूप में अपने विचारधारा को ये आगे बढ़ा रहा था। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा जो है आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के बीच अर्थ स्पष्ट कीजिए या फिर इन दोनों को परिभाषित कीजिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका पश्चिमी यूरोप जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय वहां पे देखने को मिला। पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिला 18वीं शताब्दी में। यहाँ पे से लेके 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व में राष्ट्रवाद का विस्तार पूर्ण रूप से हो गया था। राष्ट्रवाद जो कि राज्य द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, इसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिला कि कई देशों में परिस्थितियों और भिन्नताओं के कारण यहाँ पे जो राज्य की स्थिति है, वो राष्ट्र के रूप में रहा, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे यूरोपीय व्यवस्था में जो रणनीति अपनाई गई थी कि भाई हम अपने देश का विकास, अपने देश के विकास को एकता के रूप में बांट के चले। अब जैसे भारत है, भारत में हमारा भारत भी एक राष्ट्रवाद है, यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी मनुष्य को बराबर अधिकार दिया गया है, चाहे आपका मुस्लिम है, चाहे आपका सिख है, चाहे आपका ईसाई है, चाहे आपका बोल सकते हो आपका हिंदू है, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। सभी को स्वतंत्रता प्रदान किया गया, सभी को स्वतंत्रता के अनुसार क्या है, सभी को बोल सकते हो कि आपके संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, मौलिक अधिकारों के अनुसार क्या है, बराबर है। तो ये हमारा भारत भी एक राष्ट्र है। ठीक है, अब उसके बाद आपका देखने को मिला कि वाद जो है, मतलब राष्ट्र के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले विद्वान जो है, उनकी विचारधारा को ही राष्ट्रवाद कहा गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मजदूर जो है, मजदूर लोग हैं, वो पूर्ण रूप से आपका यूरोप में कार्य कर रहे थे। उन मजदूरों के अधिकारों की मांग करते हुए समाज निर्माण विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो इन मजदूरों का, इसीलिए क्या है, राष्ट्रवाद को विकसित किया गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सरल शब्दों में राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का अर्थ जो कि सोरबोन ने
सोरबोन में आपका देखने को मिला कि मार्च 1882 में, यानी कि 1882 में अर्नेस्ट रेनन के द्वारा यहाँ पे भाषण दिया गया कि जो राष्ट्र है वो हमारा आध्यात्मिक समुदाय है। राष्ट्र क्या है? आध्यात्मिक समुदाय। यानी कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं, जिस वर्ग में रह रहे हैं, उन वर्ग का विकास करना ही हमारा एक राष्ट्र कहलाता है। ठीक है। अपने देश, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने क्षेत्र की व्यवस्था के रूप में ऐतिहासिक विकास करना, अपने समुदाय का विकास करना, यही हमारा एकमात्र राष्ट्र के रूप में देखने को मिलता है। राष्ट्रवाद की बात कर लेते हैं तो प्राचीन यहूदियों और यूनानियों के समय की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रवाद उन्हीं के समय में विकसित हो गया था। प्राचीन में यहूदियों ने अपने अपने बोल सकते हैं कि जर्मन साम्राज्य के लिए, जो जर्मनी की स्थिति थी, और यूनान की बात कर लेते हैं तो यूरोप में आपका जैसे यूनानियों ने अपने देश के विकास के लिए ही सोचा, वही आपका राष्ट्रवाद था। 19वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के रूप में माना जाता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था था, उसमें जो आपका देखा जाता है धर्म, जाति, समुदाय और आपका बोलते हैं राष्ट्र, वो सभी रूप में एक है। यहाँ पर कोई धर्म अधर्म नहीं है, सभी समुदाय के लोग एक है। यही हमारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है। ये आपका राष्ट्रवाद की विचारधारा था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के जो राष्ट्र राज्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रवाद के विचार का उदय जो है क्रांति के रूप में हुआ। भाई हम अपने देश के बारे में सोचे। अब बात कर लेते हैं भारत है। भारत एक राष्ट्र के रूप में कब बन पाया? जब हमारे देश में क्रांति आई, हमने अपने अधिकारों के लिए मांग किया, तभी जाके ना हमारा भारत एक राष्ट्र बना। तभी जाके ना हमारा भारत की एकीकृत हुआ, या फिर बोल सकते हो सभी को बराबर अधिकार मिला। तो ये क्या है? यही बोला जा रहा है कि जब हमारे क्रांति का युग आया, तब जाके हमारे राष्ट्र व्यवस्था का निर्माण देखने को मिलता है, हमारे राष्ट्र व्यवस्था की स्थिति देखने को मिलती है। तो अमेरिका में राष्ट्रवाद का विशेष बल ना देकर फ्रांस में राष्ट्रवाद को विशेष बल दिया गया था। ठीक है। फ्रांस के नागरिकों ने सांप्रदायिक व्यवस्था में यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की विस्तार की गई थी ना, वो महत्वपूर्ण मानी गई थी। इटली में राष्ट्रवाद का जो आधार है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिला। 1860 में इटली के एकीकरण करने की व्यवस्था में जो यहाँ पे जो देखने को मिला, ये राष्ट्रवाद का निर्माण करने लगे। राष्ट्रवाद के विकास के चरण की बात कर ली जाए तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो विस्तार है वो आपका देखने को मिला कि फ्रांस में जो युद्ध हुआ था, फ्रेंच इवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, 1789 में पहला राष्ट्रवाद का उद्धार हुआ था, या फिर उदय हुआ था। उदय मतलब जन्म हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे 18वीं शताब्दी से पहले राष्ट्रवाद के मुख्य विचारधारा को विकसित कर दिया गया था। तत्पश्चात यहाँ पे जातीय व्यवस्था को तब जाके जातीय व्यवस्था को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला कि धर्म और अधर्म जो विचारधारा चल रही थी ना, उसको भी और ज्यादा विकसित रूप में समाप्त करने लगा। अब तब जाके यहाँ पे राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित रूप में इंग्लैंड में भी आगे बढ़ाया गया। ठीक है। उसके बाद फ्रांस व्यवस्था को अत्यधिक रूप में मान्यता देते हुए फ्रांस को भी और ज्यादा विकसित किया जाने लगा था। ठीक है। यहाँ तक समझ। हाँ। तब जाके यहाँ पे राष्ट्रवाद का उद्धार हुआ। उसके तत्पश्चात यहाँ पे और ज्यादा देखने को मिला। राष्ट्रवाद की आधुनिक विचारधारा की देख लेते हैं तो अलग अलग राज्य में यहाँ पे राष्ट्रवाद का उद्धार देखने को मिला। राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ ना, अब हमारे आधुनिक समय में भी देखने को मिला। नेपोलियन ने जिस तरीके से अपने आप को जीत कर यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना की, उसके बाद फ्रांस में अपने सैनिकों ने फ्रांस व्यवस्था के रूप में उसमें स्थापना किया है। उसके बाद निरंकुशता को समाप्त करते हुए, यानी कि जो हमारे शासन चल रहा था, जो हमारे ऊपर अधिकार करके जो हमारे राज्यों को हथिया रहे थे लोग, उनके रूप में क्या है, राष्ट्रवाद को धीरे धीरे और समाप्त किया जाने लगा। निरंकुश शासन व्यवस्था को धीरे धीरे और ज्यादा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद क्रांति व्यवस्था के रूप में हमने अपने आधुनिक समय में, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जैसे आप बोल सकते हो हारलैंड हो गया, इस रूप में ये जो देश थे, ये धीरे धीरे राष्ट्रवाद की तरफ रुझाव रखने लगे, या फिर बोल सकते हो राष्ट्रवाद का जो जन्म यहाँ पे होने लगा। ठीक है। उसके तत्पश्चात हम बात कर लेते हैं आधुनिक टाइम की। तो 18वीं से आपका 19वीं शताब्दी जब धीरे धीरे समाप्त हो गया, तो जर्मनी, रूस और बोल सकते हो कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक विकास होने के बाद यहाँ पे इन्होंने अपने राष्ट्र के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने लगे। ठीक है। और इन्हीं क्षेत्र के रूप में यहाँ पर अलग अलग राज्यों में
राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित किया जाने लगा था। क्यों? क्योंकि इनका जो मानना था कि हम अपने राष्ट्र का विकास अपने राज्य के आधुनिक व्यवस्था के रूप में कर सकते हैं। हम भौगोलिक रूप में अपने राज्य के विस्तार को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बोल सकते हो कि अपने औद्योगिक रूप में अपने राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। सामुदायिक रूप में हम एकता को बनाए रखते हुए अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका राष्ट्रवाद का जो एकीकृत व्यवस्था है, उसके रूप में भी हम इटली, जर्मनी, ये सब जितने भी युद्ध चल रहे थे, उन्हीं युद्धों के रूप में हमें राष्ट्रवाद की जो स्थिति है ना, धीरे धीरे और ज्यादा आपका देखने को मिला कि हर एक देश अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के देशों, अपने राज्य के देशों को वो और ज्यादा प्रायोरिटी या फिर महत्व देने लगा। इसी को राष्ट्रवाद की विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया गया था। क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो हम देखते हैं अब आगे आधुनिक समय में भी हमने अपने राष्ट्रवाद को स्थिति देखते हैं कि आधुनिक समय में हम राजनीतिक रूप में अपने देश में जिस तरीके से अपने देश के लिए हम अपने विचारधारा को बदल रहे थे, जो हमारे अलग अलग देशों में जो धर्म अधर्म की विचारधारा चल रही थी, उसको समाप्त करते हुए भाषा और बोल सकते हो कि भेदभाव की स्थिति चल रही थी, उसको समाप्त करते हुए हम अपने राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते रहे। ठीक है, उसके बाद निरंकुशता को समाप्त करते हुए भी हम आधुनिक राज्य की स्थापना किए। यानी कि जो हमारे राज्य में राष्ट्रवाद की भूमिका को स्थापित करने के लिए हमने क्या किया, निरंकुशता की भावना को समाप्त करने लगे। तत्पश्चात क्या है कि सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में, आधुनिक व्यवस्था के रूप में क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में क्या है, यहाँ पे इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ और हॉलैंड हुआ। इन क्षेत्रों में क्या है, राष्ट्रवाद के उद्धार होने लगा। राष्ट्रवाद का उद्धार का मतलब होता है जन्म होने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देश क्या कर रहे थे, अब अपने देश को प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि भाई हमारा देश ही बढ़िया है, हमारा देश ही अच्छा है, हमारे देश में सभी लोग एक समान दृष्टि के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। यही आपका राष्ट्रवाद था। तो आधुनिक राज्य की बात कर लेते हैं, तो आधुनिक राज्य में जो राष्ट्रवाद की स्थिति है, वो महत्वपूर्ण रूप से आपका 19वीं शताब्दी के बाद ही आ पाया। जब अलग-अलग देशों ने अपने औद्योगिक व्यवस्था को विकसित किया ना, तब जाके जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे जितने भी औद्योगिक व्यवस्था का विकास हुआ ना, तो हमने अपने राष्ट्र को विकसित करने का फैसला यहाँ पे ले लिया था। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवाद का यहाँ पे जन्म होता है। और यही राष्ट्रवाद जो है आगे चल के आपका देखने को मिलता है कि एक राज्य में हमने राष्ट्रवाद की भौगोलिक स्थिति को देखा। आधुनिक समय की बात कर लेते हैं ना, तो सरल शब्दों में कहूँ तो हमारा आज राज्य है, आज हमारा जो आधुनिक राज्य है, उसका जो विस्तार है ना, हमने नागरिक को एकता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। हमने नागरिक को एकीकृत रूप में बांध दिया। हमने समुदाय जो थे ना, समुदाय यानी कि अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म, इन सभी को समाप्त करके ना, सभी को एक राष्ट्रवादी व्यवस्था के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में एकीकृत कर दिया, यानी कि इक्वल कर दिया। ठीक है, हम सभी को क्या है, धर्म अधर्म के रूप में ना करके हमने सभी को एक जाति, एक बोल सकते हो एक जाति व्यवस्था के रूप में हमने सभी को एक साथ बांट के एक साथ व्यवस्था में एक रूप में कर दिया था। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, आपका प्रूसिया, इटली, इन सभी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने ये देखा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य क्या है, इसके बारे में हमने ये पूर्ण रूप से आपका देखने को मिला। क्लियर है? तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से कर लीजिए। और बाकी मैं जो प्रीवियस क्लासेस के जो वीडियोस है, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ उस लिंक को जाके डायरेक्ट उस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।